सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का विस्तृत व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। जब बच्चों, इस वीडियो के पहले मैंने 2 वीडियो भेज चुका हूँ। ये आपका इस पाठ से संबंधित तीसरा वीडियो है ना। चलिए, तो अब बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर वो जो लेखक थे वो किसी दूध और आम खाने के लोभ से नहीं आते थे, आकर्षित नहीं होते थे, बल्कि वो यहाँ इसलिए आया करते थे चूँकि उनको बदलू जो था रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। क्या करता था? रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था, और इसी के लिए वो खुश रहते थे और उसके लिए घंटों वहाँ बैठे रहते थे बदलू के पास कि कब जो है हमें बना करके देगा। दोनों बात थी, उनको मन भी लगता था और रंग बिरंगी गोलियाँ भी बनाकर बदलू दिया करता था। चलिए बच्चों, तो अब ये पहले पाठ का था। अब जो है आज का प्रारंभ करते हैं यहाँ कि कहता है कि जो लेखक जो हैं वो बहुधा मतलब अक्सर, बहुत है ना, ज़्यादा था, गर्मी के छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता है। यानी कि वो जब भी आते थे, जब गर्मी का समर वैकेशन होता था, गर्मी की छुट्टी होती थी, तो वो मामा के यहाँ चले जाते थे और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता है। यानी लेखक जो थे 1 या 1.5 महीने तक है ना अपने मामा के यहाँ रहते थे और फिर वापस जब स्कूल खुलता था तो आ जाते थे। कहता कि लेकिन 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी के एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि जो लेखक के पिताजी थे वो नौकरी करते थे, और नौकरी में तो जानते ही हैं कि तबादला होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको बदली कहते हैं, जो भी कह दीजिए। तो बदली होने पर एक स्थान से दूसरा स्थान, अर्थात जहाँ पोस्टिंग होता है वहाँ जाना होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ये लेखक के पिताजी का तबादला हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था, अर्थात बदली हो गई थी। तो एक लंबी अवधि तक, काफ़ी दिनों तक वहाँ अर्थात अपने ननिहाल वो नहीं गए थे। और जब नहीं गए थे तो काफ़ी लंबा समय बीत गया था, और ये 8-10 वर्षों के बाद वहाँ पर गए थे। कहाँ? अपने ननिहाल अर्थात बदलू के गांव। कहता है कि 8-10 वर्षों के बाद जब वो अपने ननिहाल गए तो वो इतना बड़ा हो चुके थे कि लाख की गोलियाँ है ना उनके रुचि में अब नहीं रह गई थी। अर्थात बचपन की चीज़ होती है, वो बचपन में लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास जिम्मेदारियां कई तरह के हो जाते हैं, चाहे पढ़ने की जिम्मेदारी हो, अपने लक्ष्य प्राप्ति की जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, तो ये सब चीज़ें छोड़ दिया करते हैं लोग। तो ये खैर पारिवारिक जिम्मेदारी में तो नहीं थे, लेकिन बड़े हो चुके थे, तो वो बचपना जो होता था गोली खेलने का, वो सब उससे रुचि वो समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए गाँव में होते हुए भी, अर्थात ननिहाल में होते हुए भी कई दिनों तक बदलू पर उनका ध्यान, अर्थात लेखक का ध्यान नहीं गया। और इसी बीच है ना लेखक ने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, है ना। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां, अर्थात लेखक, विरले का मतलब बहुत कम, विरले का मतलब बहुत कम, यानी विरले यानी बहुत कम, है ना, हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। किसने देखी? लेखक ने। तब एक दिन सहसा, अर्थात अचानक, सहसा मतलब अचानक, है ना, लेखक को बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में, है ना, लेखक के मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की जो चूड़ी थी टूट गई और उसके कलाई में चुभ गई, घुस गई, और उससे खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो लेखक के मामा जो थे उस समय घर पर नहीं थे। उस समय लेखक ही उसकी मरहम पट्टी अर्थात बैंडेज जो है किए, है ना। तभी अचानक जो है लेखक को बदलू का ध्यान आया और लेखक सोचे कि उससे मिल आऊं, है ना। तब तक के जो है वह, है ना, क्या हुआ, सोच ही रहते, और शाम हो गया, और शाम को वो घूमते फिरते, है ना, किसके पास, बदलू के घर चले गए।
बदलू वहीं चबूतरे पर अर्थात घर के बगल में जो नीम के नीचे जो है चबूतरा था, उसके चबूतरे पर अपना खाट लगा करके बेचारा सोया हुआ था। क्योंकि उसका तो सारा चीज़ जो है धंधा पानी सब बंद हो गया था मशीनी युग आने के कारण, है ना। मशीनी युग ने जो है बदलू के जैसे जैसे कितने कारीगरों को, है ना, रोजगार बंद कर दिया, अर्थात वो उसके हाथ काट दिए। आगे पढ़ेंगे बच्चों। कहता है कि जब लेखक ने, है ना, बदलू के पास गया तो वहाँ जाकर के अपना जो ये क्या कहते हैं नमस्ते जो है बोला, कहा कि नमस्ते बदलू काका। ये लेखक ने कहा तो फिर वो पहचान नहीं पाया बदलू, वो भी जवाब देता है कि नमस्ते भैया, है ना। उसने अर्थात कहता है कि बदलू जो है लेखक के नमस्ते का उत्तर जो है उठकर खाट पर बैठ गया और उसने तब दिया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि काफ़ी दिन से जो है नहीं गए थे, 10-12 साल ट्रांसफ़र का हो गया था, वो नहीं गए थे लेखक, इसलिए वो, और काफ़ी दिन हो गया था। बदलू भी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो गया था और गरीबी के कारण थोड़ा सा खास्ता हाल अर्थात दयनीय स्थिति होने के कारण थोड़ा सा और भी टेंशन अर्थात तनाव होने के कारण पहचान नहीं पाया बेचारा। तो वही जो है ने जब उसे लेखक को उसने नहीं पहचाना, देर तक जो है वो लेखक की ओर देखता रहा, निहारा मतलब देखना। तो वो कहता है मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन काका, है ना, यानी मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, अर्थात लेखक ने यह बताया कि मैं वो जो गोलियां बनाकर ले जाता था वही हूँ, है ना। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, अर्थात स्मृति पटल मतलब यादाश्त, अपने मस्तिष्क पर उस बात को, है ना, ला रहा हो या याद कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, है ना। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, लेखक उत्तर देते हैं कि हाँ इधर आना नहीं हो सका था काका, क्योंकि जो है मेरे पिताजी का तबादला कहीं हो गई थी। तब उसके बाद में कहते हुए लेखक जो है चारपाई पर, अर्थात जो है चारपाई कहते हैं चार पैरों वाले जो है ना, लेकिन गांव में इसको खटिया बोलते हैं। तो ये उत्तर देते हुए जो है चारपाई पर कौन बैठ गया, लेखक। अब कुछ देर फिर शांति रही और मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब लेखक ने इधर उधर देखा तो लेखक को उसकी मछियाँ ही नज़र आई, न भट्ठी, न जिस पर जो है पहले लेखक आकर घंटों बैठकर जो है बदलू से बातें किया करते थे, है ना। और उसके बाद में वहाँ पर बैठे बैठे बदलू जो है भट्टी पर लाख फिलाया करता था और चूड़ियाँ जो है बनाया करता था। ये सारे चीज़ समाप्त हो गए थे, चूँकि उसका धंधा तो चौपट हो गया था, इसलिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेखक के नज़रों में कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो जो है लेखक बोलता है कि आजकल काम नहीं करते हैं क्या काका। तब यहाँ पर जवाब देता है कि नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, अर्थात कोई ले या खरीदे तब तो। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है ना। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, मशीन युग न है ना यह लल्ला, अर्थात मशीनों से न चूड़ी बनता है ना। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है ना। ये जो है क्या कहते हैं, दुखी होकर के जो है अपनी व्यथा को यहाँ प्रकट कर रहा है। किसने, बदलू, किसके पास, लेखक के पास। सच में जिसके पास काफ़ी गरीबी हो जाती है, जब किसी का धंधा पेशा या व्यवसाय अगर चौपट हो जाए, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, शहरीकरण हो, जो भी हो, जिस वजह से अगर किसी भी हस्तकला वाले जो है व्यक्ति को, है ना, या जो जिस पर अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर उसका छिन जाता है तो काफ़ी व्यथित होता है, काफ़ी जो है ना पीड़ा से भर गया होता है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। इसीलिए वो कहता है सच में जब औद्योगिकरण होता है, जब शहरीकरण होता है, तो उसमें छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे व्यक्तियों को का विशेष या खास ध्यान नहीं रखा जाता है, और इसमें क्या होता है कि वैसे व्यक्तियों के रोज़गार छिन जाते हैं और वो क्या है एक तरह से बेरोजगार हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, खाने के लिए भी लाला पड़ जाता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कहता है कि सुंदरता जो कांच की चूड़ियों में वो लाख में कहाँ होता है। कहता यहाँ लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, ये लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। यानी कहने का मतलब है कि बेचारा को है ना आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, खान पान सही नहीं हो रहा था, उससे खांसी भी हो गई थी, दमा जिसको कह सकते हैं, है ना, वो खांसी हो गया था, खांस रहा था। मुझे लगा उसे दम्मा है ना, अर्थात लेखक को लगा कि उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका ढल चुका है शरीर, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई है। नसें उभर आने का मतलब देखते होंगे कि जब बूढ़ा हो जाता है तो नस देने लगता है, ललाट पर भी है ना, हाथों पर भी है ना, इस सब जगह नस दिखने लगता है। वही कहता नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला दम्मा नहीं है मुझे, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति को संघर्ष करते करते है ना बुढ़ापा आते आते काफ़ी अनुभव हो जाता है, इसलिए ये बात लेखक सोच ही रहा था कि लगता है इसको खांसी या दम्मा हो गया है। इसको भाप लेता अर्थात समझ लेता है। और वो कहता जो है, ये बदलू कहता है मुझे फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी का मतलब होता है सीजनल, यानी कि जब मौसम बदलता है तो किसी खास या विशेष ऋतु में या समय में जो डिजीज होता है, जो खांसी होता है या कोई बीमारी होता है, उसको फसली खांसी या सीजनेबल डिजीज जो है, सीजनेबल जो है बीमारी कहते हैं, है ना, सीजनेबल डिजीज भी कह सकते हैं। तो वही वहाँ कह रहा है कि ये जो है 1-2 महीने में जो ठीक हो जाए से आ रही है और 10-15 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगी। और तब तक लेखक चुप रहा। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। किसके अंदर? बदलू के अंदर। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि मुझे लगा, अर्थात लेखक को लगा कि जो है इसके अंदर काफ़ी व्यथा छिपी हुई है। सच में छिपी हुई थी। व्यथा क्या थी भाई? कि उसके रोजगार छिन गए थे। किसके रोजगार छिन गए थे बच्चों? लेखक ये बदलू का रोजगार छिन गया था और वो खाने के लिए जो है दिक्कत हो रहा था। यहाँ तक कि गाय भी जो थी उसको भी बेच दिया। मैंने बहुत परेशानी था आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण। इसी वजह से जो है उसे खांसी भी हो रही थी, है ना, उसके नसें भी उभर आई थी। यही व्यथा थी उसके साथ। मशीनी युग आने के कारण जो है सारे काम मशीनों से होने लगा था, इसके रोजगार ठप हो गए थे। ये सब सोच सोच कर वो परेशान रहता था। ये व्यथा थी उसके पास। और कहता है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। मशीन युग हाथ काट देने से क्या मतलब? मशीनों का जब प्रचलन हुआ तो रोजगार, ये बदलू के जैसे लाखों, हजारों नहीं लाखों कारीगर जो हस्तकला से अपना काम या अपना जीवन यापन करते थे, वे मशीनी युग के कारण बदलू के जैसे जैसे जो भी कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ये हुआ मशीन युग के कितने हाथ काटने का मतलब, रोजगार छीन जाना। कुछ देर शांति रहा। किसने? ये जो है लेखक ने। फिर कहता है कि आम की फसल कैसी है काका? तो कुछ देर के बाद है ना बात का विषय जो है बदलते हुए पूछा, क्योंकि वो देख रहा था कि ये काफ़ी परेशान है, इसलिए लेखक ने जो है बात बदल दिया और पूछा कि आम की फसल कैसी है काका? तो वो कहता है बदलू कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी, जो बेटी का नाम रज्जो था, उससे आवाज़ लगाया और फिर कहता कि लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, फिर मेरी और मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब सामने होकर के बोलना, है ना, संबोधन करना। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ये लेखक को बोल रहा है बदलू, क्योंकि वो बेचारा दुखी था, पीड़ित था, व्यथित था, इसलिए भूल गया था। चूँकि पहले तो जाता था लेखक तो उसे खिलाता था, दूध पिलाता था, सब बैठाता था, गोलियां बना के देता, सब देता था, काफ़ी एक दूसरे में प्रेम था। लेकिन बेचारा व्यथित होने के कारण, दुखी होने के कारण वो ये सब जो नहीं कर पाया, इसीलिए वो जो है उसके तरफ मुखातिब होकर के अर्थात संबोधित किया, बताया, बोला कि भाई इसके लिए जो है आम लिया, है ना। और उसके बाद कहा था माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर जो ये लेखक कहते हैं नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा, ये लेखक को बदलू ने कहा। अब देखिए बच्चों,
आगे है कि लेखक जब चुप हो गया तो वो चुप हो गया और लेखक को वह दिन याद आ गए कि जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कितना प्रेम करता था, सोचो, एक बेटे की भांति मलाई बचाकर रखता था कि जब ये लेखक अर्थात कामताना जी जाएंगे तो वहाँ पर उसे देंगे खाने के लिए मलाई। अब कहता है लेखक की गाय तो अच्छी है ना काका। तब बदलू कहता है गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेचे हुए, कहाँ से उसे खिलाता। सच में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, बदतर हो गई थी कि खुद को तो खाना मिलता ही नहीं, तो जानवर अर्थात गाय के लिए चारा कहाँ से बेचारा लाता। इसलिए उस गाय को वो बेचारा बेच दिया था। इतने में ही ये बात हो ही रहा था कि इतने में बदलू की जो बेटी थी वो रज्जो है ना, वो अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई और फिर कहती है कि यह तो बहुत है काका। यानी लेखक ने कहा यह बहुत है, इतना कहाँ से खा पाऊंगा मैं ये लेखक जो है कहता है। उसके बाद वो कहता है कि वाह वाह, है ना, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। ये बदलू कहा कि तुम अब शहर में रहने लग गए हो, है ना, इसलिए कहाँ से खा पाओगे। वो हंसने लगता है और फिर बोलता है, कहता है मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम का वक़्त में खा जाता था। एक वक़्त मतलब होता है समय, माने एक बार में खा जाता था, उसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। ये बदलू ने इससे अर्थात लेखक से कहा कि मैं जितना आम तुमको इस में दिख रहा है इसका चौगुना दाम में एक ही बार में खा जाता था, चौगुना आम। आप लोग की बात अर्थात लेखक यहाँ कहता है कि आप लोग की बात और ही है। अब इसके बाद कहता कि अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो जो सिंदूरी हो। सिंदूरी मतलब कुछ आम जो होते हैं बच्चों सिंदूर की तरह लाल लाल होते हैं, उसको सिंदूरिया आम भी कहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर बदलू कहता है कि इसको सिंदूरी वाले आम दे दो 2-4। देखो लाल लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 अंजुली, अंजुली मतलब दोनों हाथ को एक साथ मिला करके जो है उसमें भर लेता है, उसको एक साथ सटा करके जो बना लेता है उसको अंजुली बोलते हैं। दोनों हाथ को जो है पाम को हथेली को सटा करके, वही कहता है रज्जो ने, हाँ, 4-5 आम अंजुली में लेकर लेखक की ओर बढ़ा। आम लेने के लिए लेखक जैसे ही हाथ बढ़ाया तो लेखक का जो निगाह अर्थात नज़र था एक पल के लिए अर्थात एक क्षण के लिए, है ना, रज्जो के हाथ पर ठिठक गया, मतलब रुक गया, मतलब देखता सो देखता ही रह गया। क्या देखता सो देखते रह गया, देखा यानी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फबराई थी। मतलब फबना मतलब शोभा देना, फबना मतलब क्या होता है, शोभा। अर्थात रज्जो की जो थी कलाई वो बहुत गोरी गोरी थी वो, और उस पर जो लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वही देख रहा था, एक पल के लिए ठिठक गया, अर्थात उसकी नज़र अर्थात लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर रुक गया। बदलू ने, है ना, लेखक के दृष्टि को देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी उस गांव के जो जमींदार साहब थे, उस गांव के जो जमींदार साहब थे उसके बेटी की विवाह थी, उसके लिए बेचारा वो बनाया था। लेकिन जमींदार साहब जो थे 10 आना ही उसे अर्थात लेखक या बदलू को दे रहे थे, लेकिन उसने जो है 10 आने में देने से मना कर दिया और कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ, है ना। तात्पर्य देखिए यहाँ भी एक अर्थ निकलता है बच्चों कि बदलू की स्थिति इतनी तो दयनीय है लेकिन वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी था। क्या था, स्वाभिमानी व्यक्ति भी था। चूँकि वो जो है कम में जो है बेचना नहीं चाहा, चाहे उसका रोजगार बंद हो गया, उसका रोजगार ठप हो गया, लेकिन उसका वो परवाह किए बिना, है ना, उसके नीचे जो है झुका नहीं और 10 आने में वो नहीं दिया। चूँकि वो आप जानते हैं, पहले भी मैंने बतला दिया कि जब शादी के जोड़े के लिए जब बनाता था वो, तो उसके एवज में अपना पगड़ी के लिए कपड़ा, घर के लिए जो है खाने के लिए अनाज, पत्नी के लिए कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा, सारे चीज़ लिया करता था। और यहाँ जमींदार होकर के मात्र जो है 10 आने, क्या 10 आने ही दे रहा था। इसीलिए वो इतना दृढ़, इतना मजबूत जो है ये हो गया कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इतना 10 आने में नहीं दूंगा। और वह जमींदार को साफ जो है कह दिया कि जाइए, मैं इतना में शादी का जोड़ा अर्थात ये क्या कहते हैं लाख की चूड़ियाँ देने वाला नहीं हो, जाके शहर से ले आइए। ये जो है क्या कहा, कौन कहा, बदलू ने। और फिर जो है इतने में
लेखक जो है आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। और लेखक को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अर्थात ये बात क्या होता है कि वो एक दृढ़ व्यक्ति था, निश्चय दृढ़ हो, क्या कहते हैं, मजबूत था, स्वाभिमानी था, है ना, जो कि जिस प्रकार की एक कांच के चूड़ी को जो होता है वो जरा सा ठोकर लगता है तो वह आसानी से टूट जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि बदलू का व्यक्तित्व इतना जो है कमज़ोर नहीं था जो कि कांच की चूड़ियों के भांति वो टूट जाए। वह एक स्वाभिमानी था, दृढ़ व्यक्ति था, और स्वाभिमानी के साथ साथ मजबूत व्यक्ति था। वो किसी के पास झुका नहीं, चाहे हमारी स्थिति चाहे जितनी भी दयनीय हो जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। चलिए बच्चों, तो आपका इस पाठ में इतना ही था। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को जो है लिखने के लिए दूंगा, और ये जो पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग बनाएंगे, बनाकर हमको भेजेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछेंगे, है ना। तो इस पाठ में इतना ही। इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जो है दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना बच्चों। चलिए, धन्यवाद।